काट लिए पेड़, मना लिया क्रिसमस, आ गया मज़ा, आ गई दिल को तसल्ली। तो चलो अब इन चीज़ों को सनातन की नज़र से देख लेते हैं। अगर सनातन सुनते ही आपको मिर्ची लग गई हो ना तो वीडियो मत देखना, और अगर मिर्ची ना लगी हो तो देख लेना, और अगर लग गई हो और तब भी देख लिया तो मिर्ची तो लगी हुई है, फिर बाद में 440 वोल्ट का और झटका लग जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि सनातन जितना प्राचीन है उससे भी ज़्यादा आधुनिक है। अब ये बात मैंने क्यों कही कि सनातन की नज़र से देख लेते हैं, क्योंकि मैं त्यौहार मनाने के लिए मना नहीं करता। लोग आते हैं, मिलते हैं, एनवायरनमेंट की तरफ काम करना चाहिए, शॉपिंग होती है, सब चीज़ होती है, तो इकोनॉमी बूस्ट आता है। तो इस बात को मैं मना नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा हूँ कि हमें एनवायरनमेंट के साथ मिलकर त्यौहार बनाना चाहिए। तो चलो सनातन को अभी रखते हैं थोड़ा बगल में, और पहले बात करते हैं क्रिसमस और एनवायरनमेंट के रिश्ते के ऊपर। काफ़ी सारी वीडियोस मिल गई होंगी जिसमें आपको बताया होगा कि इतना सारा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो गया है, इतने सारे पेड़ कट गए हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको केवल प्लास्टिक कचरे के बारे में नहीं बल्कि बताऊंगा और थोड़ा ज़्यादा दूंगा आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यही 25 दिसंबर है जिस दिन कुछ लोग मनाते हैं क्रिसमस, और यही 25 दिसंबर है जिसे हम बड़ा दिन बोलते हैं, बनाते हैं तुलसी दिवस। तो फ़र्क ये है कि एक पेड़ काट रहा है या आर्टिफिशियल प्लास्टिक के पेड़ लेके आ रहा है, और एक सनातनी है जो तुलसी का पौधा घर में लेके आता है, उसको लगाता है, उसको रोपता है, का ध्यान रखता है और उससे फ़ायदे लेता है। तो ये है एनवायरनमेंट के साथ चलना, खुशी मनाना। खुशी दिमाग में होती है, चीज़ों से नहीं। आपकी स्क्रीन पर अब एक टेबल दिख रही होगी जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो उसे पॉज करके देख लो। ये जो टेबल है ये बताता है कि क्रिसमस वाले दिन कितना चीज़ कितनी मात्रा में बर्बाद होती है, और ये डाटा केवल यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। देखो त्यौहार है तो सबसे पहले दिमाग में आता है खाना पीना, तो चलो खाने से शुरुआत करते हैं। अगर खाने की ही बात करते हैं तो 1 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का खाना बर्बाद होता है। अब ये पाउंड क्या है? जैसे हिंदुस्तान की करेंसी है रुपया, वैसे वहाँ की करेंसी है स्टर्लिंग पाउंड। अगर इसी पैसे को हम हिंदुस्तान के नज़र से देखें, हिंदुस्तान की करेंसी में देखें, तो आपको पता है इसमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे एक के आगे? पूरे के पूरे 11 जीरो। आप देख लीजिए, एक लिख के उसके आगे 11 जीरो लगा लीजिए, इतने रुपए का खाना बर्बाद होता है। अब बात करते हैं कितने वजन में खाना बर्बाद होता है। तो वजन कितना है आप डर मत जाना, क्योंकि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है। 23 के आगे आपको 8 जीरो लगाने हैं, इतना किलो खाना बर्बाद होता है। अब आप कहेंगे कि खाना बर्बाद होता है या इतने का खरीदा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रिपोर्ट के अनुसार, उस टेबल में आपको लास्ट में कॉलम दिख रहा होगा जिसमें वो सोर्सेज हैं कि ये डाटा वहाँ से लिया गया है। क्रिसमस के दिन आमतौर 80% तक फालतू खाना खाते हैं वहाँ पे लोग, समझ रहे हैं? लमसम दुगना खाना, और इतना खाने के बाद भी उतना ही खाना फिकता है। अब चलो 2-4 यूनिवर्सिटी का नाम बता के बात कर लेते हैं कि इनसे कितना पॉल्यूशन या कितनी बर्बादी होती है। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का नाम आपने सुना ही होगा। उसने हाल ही में एक कैलकुलेट किया है, क्रिसमस का खाना उतना ही कार्बन फुटप्रिंट पैदा करता है। अगर मैं एक कार को पूरी दुनिया का 600वां चक्कर लगवाऊँ तो उससे जितना कार्बन फुटप्रिंट होगा उतना ही खाना क्रिसमस वाले दिन से होता है। चलो कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगी, और फिर उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, उसका आपने नाम सुना ही होगा। उसने बोला है कि क्रिसमस के दिन जो खाना आता है उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो उतना ही है जितना मैं अगर एक गाड़ी लूँ, उस गाड़ी से पूरी दुनिया के 600 चक्कर लगाऊँ, और उससे जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो दोनों बराबर होंगे। देखो, खाना मंगवाया या खाया जाता तो इतना दुख नहीं होता, मगर जब खाना मंगवाया है तो उसमें 80% तक ज़्यादा खाना खाना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, और खाना फेंकना ये तो और बुरी बात है। तो इसलिए रिसोर्सेज तो बर्बाद हो रहे हैं ना। आज जितना है उससे आप 80% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर कल ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर भुखमरी होगी।
हो जाएगा बुरा हाल। तो समझिए इन चीज़ों को। अब खाना बनेगा या ऑर्डर होगा तो वो किसी चीज़ में रखा जाएगा, पैकिंग होगी ना। तो पैकिंग किस में होती है आमतौर पर वो एल्युमिनियम फॉयल में होती है। तो एल्युमिनियम फॉयल का जो कचरा है ना वो 4200 टन है, और प्लास्टिक पैकेजिंग का जो कचरा है वो है 1,25,000 टन। हिसाब लगा रहे हो ना, टन बोल रहा हूँ, किलो नहीं बोल रहा। एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो होते हैं, और 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। तो हिसाब लगा लो कितना ज़्यादा है। आपने एक एनजीओ का नाम सुना होगा जो हिंदुस्तान में तो जितने भी विकासशील प्रोजेक्ट होते हैं या डेवलपिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसमें रोड़ा डालते रहते हैं। और जो ये एनजीओ है ना, काफ़ी बड़ा एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल पे है, और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी काम करता है या दंगे फसाद करता है, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, आप खुद देख लेना, पढ़ लेना, सर्च कर लेना, मगर काफ़ी एक्टिव है। उसने एक रिपोर्ट निकाली है कि जो 1 kg रैपिंग पेपर होता है ना, उससे 3.5 किलो CO2 बनती है, और ये केवल उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे है। मतलब जब उसका प्रोडक्शन होता है, 1 किलो रैपिंग पेपर बनाने में 1.5 किलो कोयला खर्च होता है। तो कितना नुकसान है। अब सोचो कि 4200 टन एल्युमिनियम फॉयल और 1,25,000 टन पेपर पैकेजिंग, इसको बनाने में इतना फालतू, बनाने में इतना CO2 प्रोड्यूस होता है फालतू का 3। और ये तो केवल प्रोडक्शन को बता रहा हूँ, इसको ट्रांसपोर्ट करने का और जो बाकी फैक्टर है उसका नहीं बता रहा। तो केवल एक कार का 600 चक्कर मारने से लेके ये 3.5 kg CO2 पर kg और 1.5 कोयला पर kg रैपिंग पेपर मैन्युफैक्चर करने बर्बाद होता है। और इतना ही नहीं, पीछे तो अपने पूरी दुनिया में कोयले कमी हो गई थी, काफ़ी देश ब्लैकआउट हो गए थे, अंधेरे में थे। चलो तो खाना पीना तो हो ही गया है, अब क्रिसमस ट्री की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग आर्टिफिशियल लेके आते हैं, बोलते हैं कि हमने पेड़ नहीं काटा, एनवायरनमेंट बचाया है, और कुछ तो केवल लेके आते हैं, ना लगाते हैं ना कुछ करते हैं, वो आर्टिफिशियल होता है उसको नाले में फेंक देते हैं। तो जो आर्टिफिशियल लेके आते हैं वो ना घुमा के पकड़ ले होते हैं कि हमने पेड़ नहीं काटा, एनवायरनमेंट गंदा नहीं करा, या पॉल्यूशन नहीं किया, या पेड़ से मिलने वाले फ़ायदे हमने कम नहीं किए। अरे तो तुमने प्लास्टिक का पेड़ तो ले लिया ना, अब वो तुम हर जगह डालोगे, उसको ज़मीन में फंसेगा, बंजर होगा, जलाओगे तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा, कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ आपको सब पता है। एक अभी पीछे IIT बॉम्बे किसी IT की रिपोर्ट आई थी, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, IISc बेंगलोर की हो सकती है, नाम याद नहीं है, मगर रिपोर्ट याद है। उसमें एक रिसर्च पेपर आया था कि उसमें लिखा था कि माँ बच्चे को जो प्लासेंटा कनेक्ट करता है उस तक में प्लास्टिक है। तो आप सोच लो प्लास्टिक कहाँ तक पहुँच चुका, कितना बर्बाद हो चुका है। चलो मुद्दे वापस आते हैं, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ट्री की। 50 लाख आर्टिफिशियल ट्री खरीदे जाते हैं, और जो आर्टिफिशियल ट्री है उनका कार्बन फुटप्रिंट जो है ना वो 40 किलो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बराबर है। 40 किलो, कम नहीं, 40 किलो। रियल क्रिसमस ट्री की बात भी कर लेते हैं। जो असली वाले पेड़ काटे जाते हैं ना, उनको स्पेशली उगाया जाता है 7 से 10 साल के लिए। उनको 7 से 10 साल तक पाला जाता है, फिर काट दिया जाता है क्रिसमस वाले दिन। और इसकी भी गिनती कोई छोटी मोटी नहीं है, 80 लाख है, 80 लाख कम से कम। सोच रहे हो, एक दिन के लिए 80 लाख पेड़ काट दिए। काफ़ी सारे वेस्ट हैं जिनका टेबल में नाम है, जैसे ऐसे बैटरीज हो गई, ये सब आप देख लेना टेबल में, पॉज कर लेना। अब मैं इनके सबकी बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप टेबल देख ही रहे हैं तो मैं बता दूँ उसमें क्या है। पहला जो कॉलम है उसमें नाम है आइटम का, खाना हो गया, जैसे रैपिंग मटेरियल हो गया, क्रिसमस ट्री हो गए। दूसरा कॉलम है वो टोटल है कि कितना मंगवाया जाता है या बर्बाद होता है। तीसरा है कि एक जो परिवार है वो कितना खर्च करता है, और चौथा जो है वो उसका सोर्स है कि वो कहाँ से डाटा लिया गया है। तो मोटी सी बात यह है कि त्यौहार बनाओ, मगर उसको इस तरीके से बनाओ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी वो त्यौहार मना सके, वरना पता चला कि आप भी सारा मज़ा ले रहे हो और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो ठन ठन गोपाल हो गई हैं, रिसोर्सेज से भी और जीवन से भी। चलो ये तो हो गया क्रिसमस। अब सनातन के बारे में। अब देखो सनातनी क्या करते हैं, वो 25 दिसंबर को उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है तुलसी दिवस। तो हम तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, मगर दिया जलाने के लिए पौधा चाहिए ना, तो पौधा लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आपको पता है तुलसी का जो गुण है ना, जो आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं, 30 से 40 तो मुझे ही पता है। तुलसी के बेनिफिट्स से पहले ये तुलसी ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए एक सेंटेंस बोलूँगा बस, आप खुद समझ जाओगे।
देखो आमतौर पर तो ये बोला जाता है कि तुलसी जो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, मगर फिर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो 20 घंटे का दावा करती हैं कि 20 घंटे तो ऑक्सीजन देती है। अब वो आने वाले समय 20 से 21, 22, 23, 24 तक हो जाएगी, ये पूरा हमें विश्वास है। और केवल इतना ही नहीं, वो 4 घंटे ओजोन बनाती है। आप समझ रहे हो ना, ओजोन जिसमें छेद हुआ पड़ा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में घुसी पड़ी हैं, कैंसर हो रहे हैं, पूरा 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 बर्बाद होने की तरफ है, उसका रिपेयर तुलसी करती है। चलो आपको बताता हूँ मैं इसके तुलसी के अनेक, जो मुझे पता है केवल वही बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स। सबसे पहला, तुलसी खाने वालों को मलेरिया नहीं होता। दूसरा, बीपी से निजात मिलता है। तीसरा, तुलसी का जो तेल होता है वो अरोमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। चौथा, जलवायु और वातावरण को शुद्ध करता है। पाँचवा, इंडाइजेशन में मदद करता है। छठा, कफ कोल्ड। सातवां, सूजन। आठवां, दर्द। नौवां, सारे इन्फेक्शन से दूर करता है। 10वां, उपटन में काम आता है, स्किन के लिए, डेड स्किन निकालने के लिए, पोस्ट अनलॉक करने के लिए। 11वां, बदर की बीमारी। 12वां, धातु रोग। 13वां, पेट के कीड़े। 14वां, डैंड्रफ के लिए। 15वां, गले के सारे रोग। 6वां, कीड़े मकोड़े काटने पर फ़ायदा करता है, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू भी। 17वां, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 8वां, वायरल इन्फेक्शन। 19वां, एलर्जी। 20वां, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आता है। 21वां, कैंसर के लिए काम आता है। 22वां, एंटीऑक्सीडेंट होता है। 23वां, जितना भी शारीरिक कमजोरी होता है उसकी दवाई बनाने के काम आता है। 24वां, एंटी माइक्रोबियल होता है। 25वां, इंसेक्ट के एसिड जो होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है, मतलब इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। 26 क्या है, इसमें साइक्लोऑक्सीगेट होता है जो ऑक्सीजन एवोल्यूशन को रेगुलेट करता है और सिर्फ तुलसी के पौधे में होता है। देख रहे हो, तुलसी की स्पेशलिटी ये भी है। 28वां, बहुत इंपॉर्टेंट, फीवर। कोरोना चल रहा है, उसमें तुलसी काढ़ा पिया जाता है क्योंकि फीवर को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। 29वां, वॉमिटिंग, बमन। 30वां, ब्रोंकाइटिस। 31वां, माउथ इन्फेक्शन, जिसको माउथ अल्सर भी बोलते हैं कुछ लोग, इसका जो ऑयल होता है वो एंटीसेप्टिक काम आता है। 33वां, इसकी जो जड़ें होती हैं उसका पेस्ट बना के ना एक एंटीडोट का काम करता है जो बिच्छू और सांप के कांटे को इलाज करता है। 34वां, आजकल के सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्ट्रेस कम करता है। 35वां, तुलसी को एलिक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब उम्र बढ़ाने वाला। 36वां, हेडेक। 37वां, हार्ट डिजीज़। 38वां, हर्बल कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। 39वां, ये वैसे मैं बता चुका हूँ कि उपटन में इस्तेमाल होता है, अनक्लॉग करता है स्किन पोर्स को। चलो 39 में की जगह मैं आपको और ऐड करता हूँ दूसरा, आँखों के जितने भी रोग होते हैं उनमें बहुत सारे रोगों में इस्तेमाल होता है इसका रस। तो ये 39 इलाज हैं जो मुझे पता है, ऐसे ही पता नहीं कितने इलाज होंगे जो मुझे नहीं पता। तो आप देख लीजिए, एक पौधा और हजारों फ़ायदे, बस तरीका आना चाहिए इस्तेमाल करने का। तो आप अपना दिमाग को साफ करिए और देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रिसमस बनाइए मगर ढंग से, तुलसी का पौधा लाइए, उसी को डेकोरेट कर लीजिए, खाना खाइए, सब कुछ करिए मगर ढंग से, क्योंकि आज हम बचाएंगे तभी हमारा कल बचेगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी इसके लिए और तुलसी के फ़ायदे बहुत याद करने पड़े तब जाके ये लिखे हैं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।